हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 में हमारा आज का टॉपिक है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 4। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कि भी कंपनसेशन का अमाउंट कब किस कंडीशन में कितना कितना कंपनसेशन एम्प्लॉयर की साइड से दिया जाता है एम्प्लॉय को। ठीक है, तो उसकी अलग अलग कंडीशंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि कितना अमाउंट कंपनसेट किया जाता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल इज गिवन इन शेड्यूल 4 विच वेरीज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंजरी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विच वेरीज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंजरी। भाई इंजरी किस टाइप की है? ओके, कॉज बाय एक्सीडेंट, पहला पॉइंट यही। में हम बात कर रहे हैं किसकी? द नेचर ऑफ इंजरी कॉज बाय एक्सीडेंट, यानी कि ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके आपकी इंजरी हुई। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि भाई इंजरी किस टाइप की है, कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ है या कोई छोटा, मेजर, माइनर, इस तरीके से हम देखते हैं। उसके बाद कंपनसेशन का अमाउंट डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सेकंड हम बात कर रहे हैं द अमाउंट ऑफ मंथली वेजेस ड्रॉन बाय द कंसर्न वर्कमैन, और ये भी देखेंगे कि भाई मंथली वेज कितना दिया जा रहा है उस वर्कर को। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई होती है इसमें अमाउंट ऑफ कंपनसेशन में। थर्ड वन हम बात कर रहे हैं द रेलिवेंट फैक्टर फॉर वर्किंग आउट लमसम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ एंड परमानेंट डिसेबलमेंट एज गिवन इन शेड्यूल 4। ओके, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। means to say a relevant factor for the purpose of calculation of compensation means the factor specified in second column schedule 4th mentioned against the completed year of age given in column 1 of the employee on his last। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विच कंपनसेशन फेल ड्यू। फर्स्ट वन क्या है? कंपनसेशन फॉर डेथ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपनसेशन फॉर डेथ की, वेयर डेथ रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी एंड अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं किसकी? कंपनसेशन फॉर डेथ वेयर डेथ रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी एंड अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली वेजेस of a deceased employee multiply by the relevant factor on the amount of 50,000 whichever is more is payable। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डेथ के केस में कंपनसेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले तो ये देखा कि भाई उसकी मंथली सैलरी कितनी है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट को कैलकुलेट करके उसको कंपनसेट कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन किस बेसिस पे है? अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ द मंथली वेज of deceased employee multiply by the relevant factor or amount of 50%, यानी कि 50,000 whichever is more is payable। compensation for permanent total disablement। सेकंड कंडीशन क्या है कि भाई डेथ नहीं है लेकिन क्या है, परमानेंट क्या है, टोटल डिसेबलमेंट हो गया है। तो इस केस में वेयर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है या कोई इंसिडेंट जिसकी वजह से आप परमानेंट डिसेबल हो गए, एन अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द इंजर्ड एम्प्लॉई मल्टीप्लाई बाय द रेलिवेंट फैक्टर्स। ठीक है, तो रेलिवेंट फैक्टर्स को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अमाउंट ऑफ 60,000 विच एवर इज मोर ऑफ पेएबल, यानी कि डेथ के केस में 50,000 और परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में 60,000 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। वेयर द मंथली वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय एक्सीड 2,000 हिज मंथली वेज विल बी डीम्ड 2,000 ओनली। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपनसेशन फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, वेयर द परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी स्पेसिफाई इन द पार्ट सेकेंड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल फॉर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। ठीक है, टू द वर्कमैन कंसर्न विद द मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी एज अ स्पेसिफाइड शेड्यूल फर्स्ट। ओके, एन एम्प्लॉय हु इज पेड ₹200 per month as a wage meet with an accident, as a result he lost 2 fingers of his right hand, calculate the amount payable as a compensation।
Loss of two fingers of the either hand means 20% loss of earning capacity as given in the item 9 part 2nd schedule of the first chapter. In case of permanent total disablement, amount payable an employee drawing monthly wages of rupees 200 is 23,520. Since loss of earning capacity is 20%, he will get, means to say, rupees 4,704 as a compensation loss of two fingers. Okay. In case of injury not specified in schedule first, the amount of compensation will be equal to the amount of compensation payable for permanent total disablement to employee concerned with multiply proportionate loss of earning capacity permanently caused by the injury. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्सीडेंट किस टाइप का है, यानी कि इंजरी कितनी है, माइनर है, मेजर है, उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन की जाती है हमारे मंथली वेजेस के हिसाब से। डेथ के केस में हम बात कर रहे हैं किसकी कि 50% यानी कि 50,000, और टोटल परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में हम बात कर रहे हैं 60% 60,000। और यहाँ पे हम ये भी कह रहे हैं कि भाई कोई वर्कर जिसको हम कंपनसेट कर रहे हैं, वर्कमैन की बात कर रहे हैं, तो वो उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी रिड्यूस हो रही है। जैसे यहाँ पे हमने फिंगर का एग्जांपल कोट किया कि भाई 20% रिड्यूस हुई बाय द इंजर ऑफ टू फिंगर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये देख लेते हैं कि भाई किस टाइप की इंजरी है, उस हिसाब से अमाउंट कंपनसेट कैलकुलेट करके वर्कर्स को दिया जाता है। मोर इंजरीज देन वन के केस में क्या होता है ये भी देख लीजिए। वेयर मोर इंजरीज देन वन आर कॉज बाय द सेम एक्सीडेंट, द अमाउंट ऑफ compensation payable under this head shall be aggregated, not exceeding the amount which would be payable at a permanent total disablement had result for the injury। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। नेक्स्ट है कंपनसेशन फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट। वेयर टेम्परेरी डिसेबलमेंट हमें पता ही है क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेदर टोटल और पार्शियल रिजल्ट फ्रॉम द इंजरी, हाफ मंथली पेमेंट ऑफ द सम इक्विवेलेंट 20% ऑफ मंथली वेजेस ऑफ एम्प्लॉय शैल बी पेड। किसमें? टेम्परेरी डिसेबलमेंट में, यानी कि हम क्या करेंगे 20% ऑफ मंथली वेजेस ऑफ एम्प्लॉय शैल बी पेड इन केस ऑफ टेम्परेरी डिसेबलमेंट। नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो क्या है? Where the disablement lasts 28 days or more, then compensation is payable on the 16 days. Otherwise, after the expiry of the waiting period of 3 days from the date of the disablement, thereafter the compensation is payable of half monthly during the disablement during the period of 5 years, whichever period is shorter. Okay. If the injury of employee result in his death, employer shall, in the addition to compensation payable is above, deposit a specified sum with the commissioner for paying the same to the eldest surviving dependent of the employee to meet the expenditure on the funeral such employee। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजन, जैसे कि केस की डेथ की बात कर रहे हैं, तो जो कमिश्नर है उसके साथ उसकी प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट उसके अमाउंट पे कर रहे हैं, जो भी उसके डिपेंडेंट है, जो भी ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हमने उनको मेंशन किया गया है, तो उनको हम क्या करेंगे, वो अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं भी क्या है कि भाई अगर कोई किसी हमारी फैक्ट्री में, अगर हम कोई फैक्ट्री चला रहे हैं और उस फैक्ट्री के रनिंग के दौरान कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग वर्कर्स के साथ ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कोई भी इंजरी होती है, तो उस केस में अमाउंट पे किया जाता है। अब कितना अमाउंट कैसे कैसे पे किया जाता है उसकी भी अलग अलग कंडीशंस हैं, जिसमें हमने बात करी थी पार्शियल डिसेबलमेंट, टोटल डिसेबलमेंट और इन केस ऑफ डेथ। इन सब चीज़ों को हम वेल डिफाइन कर चुके हैं, और उसी के हिसाब से फिर हम ये देखते हैं कि भैया भाई पार्शियल डिसेबलमेंट है तो किस टाइप की इंजरी हुई। ठीक है, उस हिसाब से फिर कैलकुलेशन करके उनको कंपनसेट किया जाता है। टोटल डिसेबलमेंट के केस में किस तरीके से उनको
कंपनसेट किया जाता है और डेथ के केस में किस तरीके से कंपनसेट किया जाता है। तो अमाउंट जो है यहाँ पे 50% 60% का रेशियो हमने अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो ये तो यही था हमारा आज का टॉपिक, द रेलिवेंट फैक्टर फॉर वर्किंग आउट लमसम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ, ठीक है। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अंडर सेक्शन 4। तो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेजेस और व्हेन द कंपनसेशन इज पेएबल। कंपनसेशन पे कब कैसे पे किया जाता है, ये वाला टॉपिक हम आज ही कवर अप कर ले रहे हैं। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल मस्ट बी पेड एज सून एज इट फॉल ड्यू। In case of the claim is disputed, the employer must make provisional payment to extent of the admits the liability. Such payment may be made to employee or may be deposited with the commissioner. As the case may be, this will not be any prejudice the right of the employee to make any further claim. If the employer fails to pay the amount of compensation within the 1 month from the due date, the commissioner may allow payment with the simple interest of the rate of 12% per annum at such higher rate of not exceeding the bank rate of the employee for his dependent in case of may be, ओके। तो ये कंडीशन भी आप देख लीजिए, अगर 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो जाता है, पे नहीं किया जाता है, तो 12% इंटरेस्ट के साथ कंपनसेशन का प्रोविज़न दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। Amount payable to the state government, however, before imposing such a penalty of reasonable opportunity to the employer shall be given to in the case of cause, और साथ के साथ पेनल्टी का प्रोविज़न भी है, ठीक है। तो ये था व्हेन द कंपनसेशन इज पेएबल। तो यानी कि कोई भी इंसिडेंट होता है तो 1 मंथ के विद इन पूरे दौरान आपको वो पे करना ही करना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक यही था, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। थैंक यू वेरी मच।